नमस्ते बच्चों। हमने पाठ 1 पढ़ा था, भाषा, व्याकरण, लिपि तथा बोली। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ भाषा क्या होता है। ठीक है, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को किसी दूसरे के द्वारा प्रकट करते हैं और उनके मन के भावों और विचारों को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, समझते हैं। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण भाषा का वह प्राण है। व्याकरण के बिना भाषा अर्थ का अनर्थ कर देती है। ठीक है, और लिपि क्या होती है? वर्णों को लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बोली वह होता है जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, ठीक है, जिसका नाम है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। ठीक है, वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार वह होता है जो व्याकरण का यह भाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियम का ज्ञान होता है। ठीक है, हम अगर किसी बात को, जो शब्द हम लिखते हैं उसका उच्चारण सही होना चाहिए, उसका आकार, उसमें क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए शुरू करते हैं ये हिंदी की क्लास। जब हमारा बोलने, सुनने अर्थात मौखिक भाषा से सुचारू रूप से काम नहीं चला तो लिपि अर्थात लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। जब हमने बोलना, सुनना और मौखिक लिखना, बोलने से, सुनने से अर्थात मौखिक भाषा से हमारा काम जब नहीं चला तो हमने किस चीज़ का प्रयोग किया था? लिपि का। लिपि अर्थात होता है, लिपि का अर्थ होता है लेखन कार्य प्रारंभ करना, लिखने का कार्य हमने शुरू किया। ठीक है, भाषा का लिखित रूप सामने आया। किसके द्वारा आया? लिपि के द्वारा आया। ठीक है, ज्ञान को स्थायी स्वरूप मिला। ठीक है, जब हमने लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया, तो ज्ञान को क्या मिला? स्थायी रूप, कि मतलब यही चीज़ है। ये तो हमें तो नहीं पता ना क्या, कौन सी चीज़ें कैसे लिखी जाएंगी, किस शब्द में से लिखी जाएंगी, आगे पीछे कौन से शब्द होंगे। ठीक है, वर्ण का निर्माण इसलिए हम सहजता से कर सकते हैं। किसके द्वारा? वर्ण विचार के द्वारा। अगर वर्ण विचार नहीं होता तो हम वर्ण का निर्माण हम सही से नहीं करते तो शब्द हमारे क्या होते? गलत बनते। ठीक है, ऐसे ध्वनि चिन्ह जिनके खंड ना हो सके क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे चिन्ह जो होते हैं, ऐसे ध्वनि चिन्ह जो होते हैं, हम कोई शब्द हम बोल रहे हैं, उसमें कोई चिन्ह लगा है, लिपि लगा है, तो अगर हम उसके खंड नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वो वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या होता है? ये जो वर्ण होते हैं इसके टुकड़े नहीं होते। ठीक है, इन्हें अक्षर भी कहते हैं। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है, वर्णों के उदाहरण। वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, क, च, त। इसको हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया है हमारी वर्णमाला। क्या है हमारी वर्णमाला? वर्णों के निश्चित तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित मतलब ये कंफर्म है कि ये शब्द यही है। ठीक है, निश्चित है ये, और उसको सही ढंग से लगाने को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है स्वर। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? स्वर हो गए। स्वर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने हो गए ये हमारे? 11। ठीक है, स्वर हमारे 11 होते हैं। अयोग्य वहा। अयोग्य वहा कौन कौन से हैं? अंगा और आहा। ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये क्या हो गए? ये व्यंजन हो गए। ठीक है, अन्य जो शब्द होते हैं वो ड़ और ढ होते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ये जो हमारी वर्णमाला है इसको आप अपनी कॉपी में करना है। ठीक है ना, हिंदी ग्रामर की कॉपी में। ठीक है,
हिंदी में कुछ वर्णों का बोलने और लिखने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हिंदी को हम लिखते हैं तो हम उसको बोलने और लिखने के लिए हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे ज्ञ, छ और छ। ठीक है, ज्ञ से ज्ञानी, छ से छतरी और श से क्षत्रिय। ठीक है, जैसे इसमें श हो गए, श शलगम, श षटकोण, स सपेरा। ठीक है, श से शलगम हो गया, श से षटकोण हो गया, स से सरोता या सपेरा हो गया। ठीक है, ड़ और ड़ से डलिया, ण से ड़ का प्रयोग सड़क में, सड़क जैसे यहाँ लिखा है ना, यहाँ बिंदी लगी है, में करते हैं। ठीक है, ड़ और ढ, ड़ से ढक्कन और ड़ का प्रयोग बुढ़िया में करते हैं। देख रहे हो ना, ये शब्द अगर जरा सा भी इधर उधर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हमने बिंदी नहीं लगाई यहाँ पे तो ये भी सेम हो जाएगा ढक्कन, और ये भी एक गलत हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया हुआ है, वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में समझेंगे। ठीक है, वर्णों के दो रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर जो ध्वनि बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चारण की जाती है। जो ध्वनि है, किसी भी ध्वनि की सहायता से उच्चारण की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है। हम स्वर अगर बोलते, स्वर जैसे ये हो गया ना हमारा आ ई, तो ये बिना किसी रुकावट के हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। मैंने अभी आप पीछे पढ़ाया ना, आपको काउंट भी किया आपके सामने, तो कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, और ये नीचे दिए हुए हैं। ठीक है ना, आ ध्वनि आगत ध्वनि कहलाती है या अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है। यहाँ पे चंद्र लग गया ना ये, तो ये क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा की ध्वनि हो गई। ठीक है, अब हम करेंगे स्वर के भेद, कौन कौन से हैं, ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे उच्चारण की ध्वनि से स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। इनके उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 हैं। हम जो ह्रस्व स्वर के शब्द जो पढ़ेंगे उसमें क्या बोलते हैं, कम समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। ठीक है, का अ ई उ ऋषि, अ ई उ ऋषि, जरा सा आवाज़ निकलनी ना, बोल के देखना अपने आप। ठीक है, दीर्घ स्वर, दीर्घ से पता लग रहा है कि लंबा। ठीक है ना, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जो हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा इसमें थोड़ा सा समय लगता है ना, मतलब कि बोलने में, और दीर्घ स्वर में उसका दुगना लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है ना, इसमें समय लग रहा है ना, तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। प्लुप्त स्वर, जब स्वरों का उच्चारण लंबा करके किया जाता है तब वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग किसी को दूर से बुलाने के लिए होता है, जैसे अरे राम इधर तो आना। ठीक है ना, अरे राम इधर तो आना, जैसे अरे, रे निकल रहा है, स्वर लंबा निकल रहा है ना इसमें। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो गया, ये प्लुप्त स्वर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नीचे, हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और हैं। कौन कौन से हैं, ये स्वरों के बाद आते हैं, इन्हें ना स्वर कहते हैं और ना व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 3 और स्वर होते हैं। ठीक है, इन्हें तो स्वर भी नहीं कहते और व्यंजन भी नहीं कहते हैं, इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। अयोग्यवाह मैंने अभी पीछे पढ़ाया था ना आपको। अधोलिखित कौन कौन से अयोग्यवाह पढ़ाया था, अंगा और आहा। और वर्ण के अधोलिखित 3 वर्णों को समझेंगे, कौन कौन से हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार होता है ये अ के ऊपर बिंदी लगी। ठीक है ना, वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकलती है। व्यंजन वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार होता है। ठीक है, जैसे हंस, चंचल, फंदा, पंथ। ठीक है ना, ये क्या हो गई, ये अनुस्वार। उसके बाद अनुनासिक में देखिए, वर्ण के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के नाक और मुंह से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख,
गांव, फांसी, चांद, कुआं। ठीक है ना। नाक से भी हवा निकल रही है, मुंह से भी निकल रही है ये, तो क्या हो गया, ये अनुनासिक हो गया। ये समझ लो कि अनुस्वार शब्द होते हैं जिसके ऊपर बिंदी लगती है, और अनुनासिक होती है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगते हैं। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विशेष ध्यान रखें, जब किसी वर्ण के ऊपर कोई मात्रा आती है तो चंद्र बिंदु, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, चंद्र बिंदु न होकर ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे घोंसला में, केकड़ा आदि। ठीक है। विसर्ग, संस्कृत पढ़ाते में विसर्ग लगते हैं ना, ये बिंदियाँ लगती है इस तरीके से, तो इसका उच्चारण ह के जैसा ही होता है। इसका चिन्ह ये विसर्ग होता है, 2 बिंदी होती है ऊपर नीचे। ठीक है। यह स्वर के पीछे लगाया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, दुख, पुनः। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अभी हमने पीछे पढ़े स्वर पढ़े, अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे त, अ, त, प, अ, प। इनके उच्चारण में हवा मुंह के अंदर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा होठों से टकराकर बाहर निकलती है। ठीक है। कंठ क्या होता है, जो गले से निकलती है आवाज़। तालु जो जीभ के ऊपर के नीचे, ऊपर का हिस्सा होता है ना, वो होता है। मूर्धा जो हम मुंह से बोलते हैं। दंत जब हम बोलते हैं तो दांत हमारे बीच में, जीभ से बीच में टकराते हैं। ठीक है। और होठों के क्या हो गया, जब हम किसी शब्द को बोलते हैं, होठ से आवाज़ निकलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, टकरा कर निकलती है, तो उसे व्यंजन वर्ण माला कहते हैं। ठीक है। व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 33 होते हैं। स्वर हमने कितने पढ़े थे, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33, ये 33। ठीक है। जैसे इसमें दिया है क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग ट, ठ, ड़, ढ़, ण, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। विशेष जानकारी ड़ और ढ व्यंजनों को भी व्यंजनों से माना जाता है, व्यंजनों में माना जाता है। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, श। ठीक है। और ऊष्म व्यंजन श, श। ऊष्म का अर्थ होता है जो हमें मुंह से हवा निकलती हो, श, श, स, ह। ठीक है ना, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ मतलब जो अंदर के, य, र, ल, व, अंदर से आवाज़, कंठ से आवाज़ निकलती है। ठीक है ना, अंतःस्थ व्यंजन कहे जाते हैं और इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन को बनाते हैं, दोनों का उच्चारण एक साथ होता है, तो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है। इसका अर्थ है कि 2 व्यंजन जब साथ में मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो एक व्यंजन बनाते हैं। इन दोनों का उच्चारण एक साथ हम प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर सहित और दूसरा व्यंजन होता है स्वर सहित रहता है। जैसे यहाँ पे देखो क, श, इसका क्या हो गया, क्षत्रिय, इसका कक्षा, क्षत्रिय, रक्षा, शिक्षक। ठीक है। त, र, त्र, पत्र, त्रिशूल, चित्र, मित्र। ज और ज्ञ बन गया यहाँ पे, ज्ञान, आज्ञा, विज्ञान। श, र, श्र, श्रम, श्रीमान, श्रमिक, श्रवण। ठीक है, ये शब्द बन गए। अब आगे देखिए संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से होते हैं, जब 2 व्यंजन मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि जब 2 व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन को बनाते हैं और दोनों का उच्चारण एक साथ होता है तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और संयुक्ताक्षर में होता है जब 2 व्यंजन मिलकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। इसमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे इसमें देखो च, छ, चच, स्वच्छ, अच्छा, क, य, क्य, क्या, क्यारी, क्योंकि, क्यों। ठीक है। द, य, ध्य, विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय और गद्य। ठीक है। अब देखिए नीचे द्वितीय व्यंजन। जब 2 समान व्यंजन एक साथ आते हैं द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जब व्यंजन जो है हमारा 2 समान व्यंजन के साथ एक साथ आते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है चच,
कक लल, तो यहाँ पे बच्चा, कच्चा, सच्चा, जच्चा, गच्चा, पक्का, धक्का, मक्का, चक्का, कक्का, लल्ला, छल्ला, बल्ला, भल्ला, गल्ला। ठीक है ना, ये दो शब्द मिल गए ना, ये तो एक ही शब्द बन रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीय व्यंजन कहते हैं। आगत ध्वनियाँ, अन्य भाषाओं से आए वर्ण ध्वनियाँ आगत वर्ण या ध्वनियाँ कहे जाते हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से। कौन कौन से? फ़कीर, ये हमारे हिंदी नहीं, ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में आते हैं। ठीक है, फ़कीर, अखबार, फर्श, जख्म, डॉक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मात्रा। पहले हमने क्या पढ़ा, स्वर पढ़ा, फिर व्यंजन, अब क्या करेंगे, मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रा को देखो। शब्द निर्माण के समय स्वर और व्यंजनों के मेल का स्वरूप बदलकर नवीन रूप में आता है, जैसे स ए ब सेब, म ए ल आ मेला। ठीक है, यहाँ नवीनता देखिए, स के बाद ए मात्रा में बदली मेला में, ल के बाद आ मात्रा में बदल गई। विशेष जानकारी क्या है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, परंतु उसके बिना अक्षर हलंत होता है। शेष सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है हम आगे पढ़ेंगे। अधोलिखित उदाहरण समझें। जैसे यहाँ पे स्वर दिए हुए हैं, इस लाइन में मात्रा है, यहाँ मात्रा सहित व्यंजन और यहाँ पे शब्द दिए हैं और यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं। ठीक है ना, स्वरूप, स्वरूप जिसे बोलते हैं चित्र या इमेज। ठीक है, क, फिर यहाँ पे आ गया कमल। यहाँ पे इसकी जैसे मात्रा कुछ नहीं होती आगे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मात्रा आ गई, तो क्या हो गया, कार। ठीक है, इसमें देखिए छोटा ई। ठीक है, इसकी मात्रा आ गई इधर क ई, किताब। बड़ा ई, ये मात्रा होगी, ये संयुक्त व्यंजन हो गए, कीचड़। ऊ, इसकी मात्रा कु, कूली। बड़ा ऊ, इसकी मात्रा कु, कूलर। ऋषि, कृ, कृपाण। ए, के, केला। ए, कैलाश। ओ, कोयल। औ, कौवा। आ, डॉक्टर। ठीक है ना, ये पिक्चर भी दी हुई है आपके सामने। अब देखिए र, व्यंजन के विभिन्न स्वरूप। ठीक है, किस तरीके से पढ़ेंगे। र के स्वर रहित होने पर अगले व्यंजन पर आधारित होकर उसके ऊपर चला जाता है। कैसे? जैसे पर और वत, तो क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ चल गया ना, पर्वत। निरधन, निर्धन। र के स्वर रहित होने पर तथा पहला व्यंजन स्वर रहित हो तो व्यंजन की खड़ी मात्रा के साथ उसके नीचे लग जाती है, जैसे परताप, तो क्या हो गया, प्रताप। ये नीचे की हमने ऊपर पढ़ा, ये ऊपर की साइड मात्रा लग रही है, और हम अब पढ़ेंगे नीचे की साइड। भरम, भ्रम, ये जो होते हैं ना, ये र होते हैं, ये उड़ता हुआ र हो गया, ये नीचे का र हो गया। ठीक है, अब देखो नीचे कैसे र के हम कितने स्वरूप देख रहे हैं इसमें। र के स्वर रहित होने पर स्वर रहित व्यंजन के साथ ट, ठ, ढ़, ढ़ के आने पर नवीन शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द बन रहे हैं। जैसे यहाँ देखो नीचे ट्रक, राष्ट्रीय, ये क्या हो गया, नए शब्द बन गए ना यहाँ पे। उसके बाद श के नीचे र आने पर श्र का निर्माण हो जाता है। अब र के नीचे, श के नीचे र आने पर किस चीज़ का निर्माण हुआ, इसका। ठीक है, श्र का निर्माण हो जाता है। कैसे, श्री, मिश्र, हश्र, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और जो काम दिया है मैंने आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में करना आप। ठीक है।